नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आप ये रिप्लाई करें कि क्या मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? अगर हाँ, तो तत्काल रिप्लाई करें ताकि हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ा सकें। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एविडेंस एक्ट को रिवाइज कर रहे हैं और इसलिए इसको थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा है। इसलिए जिन लोगों ने एविडेंस पहले से पढ़ा है उनको इस क्लास का लाभ तो बहुत अच्छा मिलता होगा, लेकिन जिन लोगों ने कभी एविडेंस पढ़ा ही नहीं है उनके लिए थोड़ा समझ में आना कठिन हो सकता है, लेकिन फायदेमंद तो उनके लिए भी रहेगा। चलिए अंकित जी, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। अनअकैडमी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। और ये नंबर 1 इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तो कराई ही जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कि देश भर के टॉप के एजुकेटर जो हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो क्वालिफाइड हैं, ऐसे लोगों द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, आपको गाइड किया जाता है। तो इस अनअकैडमी जुडिशियरी का ये प्लेटफॉर्म है, यानी जुडिशियरी का प्रिपरेशन कराया जाता है यहाँ पर। और इस पर 2 तरीके की क्लासेस चलेंगी, एक प्लस क्लासेस और एक स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस में आपको बहुत सारी क्लासेस उपलब्ध होंगी और बिल्कुल फ्री में। आपको इसके लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और लेक्चर अटेंड करिए। लेकिन प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं वही प्लस क्लासेस का लाभ उठा पाते हैं। क्या अंतर है प्लस क्लासेस में? प्लस क्लासेस अगर आप करते हैं तो उसमें नए नए जो बैच शुरू होते रहते हैं, उस बैच का लाभ आप तभी उठा पाते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो आपको उस बैच का लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा। तो सब कुछ, जो जो सब्जेक्ट सिलेबस में है आपके, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए और हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है और आपका ये डेट और ये है टाइमिंग, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो स्तुति नमस्ते, माधवी गुड इवनिंग, अपूर्वा गुड इवनिंग। और ये है, देखिए, राजस्थान जुडिशियल सर्विस और हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए भी रैपिड रिवीजन की सीरीज चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। T20 मार्क टेस्ट सीरीज चलती है जो कि सुबह 9 से 9:30 बजे तक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चलती है। और IPC, CRPC, CBC और एविडेंस सब्जेक्ट से ये टेस्ट होते हैं। सब्सक्रिप्शन के प्लान क्या होंगे आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए 1 मंथ, 3, 6, 12, 18 और 24 मंथ के सारे प्लान उपलब्ध हैं। इसमें से जो इच्छा हो वो आप चुनें, और अगर कोई भी प्लान आप चुनते हैं तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है, आप इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट कर सकते हैं। तो और अगर आप इस कोड का प्रयोग करें राय लाइव, तो उसमें 10% का डिस्काउंट भी हो जाता है, जो कि फी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और ये है अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल, शाम को 6:30 बजे हमारी क्लासेस होती हैं इस पर। और ये है टेलीग्राम चैनल UA जुडिशियरी, धर्मेंद्र सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नमस्ते। तो चलिए बिना देर किए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं और एक बात बता दूं कि आज एविडेंस एक्ट तो खत्म हो जाएगा, तो एविडेंस एक्ट के बाद मैं आप लोगों को कम से कम एक सेट, मतलब एक सेट का मतलब 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है वो क्लास कल ही हो, या हो सकता है वो क्लास कल तो नहीं रख पाएंगे, दीपावली के बाद ही रखेंगे। तो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोगों से, लाइव में जरूर रहूंगा, लेकिन आपकी ओपिनियन लूंगा नहीं, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा दूं, ताकि एक ही क्लास में, 1 या 1.5 घंटे की क्लास में आपको 100 क्वेश्चन में सॉल्व करा दूं। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा।
अगर आप कहेंगे तो मैं जीएस का भी एक पेपर सॉल्व करा दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा वो। नमस्ते सुलेखा। हाँ, इसके बाद मैं सीआरपीसी ही कराऊंगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। आप जान ही रहे हैं कि कल से हम लोग सेक्शन नंबर 121 तक कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं 122। सेक्शन नंबर 122 जो है वो ये बात करता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज हुई है, तो वो चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसे कोर्ट में वो चीज बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, बताने के लिए कंपेल तो नहीं ही किया जा सकता है, साथ में अगर वो बताना भी चाहे तो उसको एडमिट भी नहीं किया जाएगा। ये दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है 122 के लिए। पहली चीज कि अगर किसी को, पहली चीज तो ये कि ड्यूरिंग मैरिज जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई पार्टी स्वेच्छा से भी बताना चाहे तो भी उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है इस सेक्शन के लिए। अच्छा, तो क्या इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है? कभी भी इसको यूज नहीं किया जा सकता? जो ड्यूरिंग मैरिज इंफॉर्मेशन एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को दी जाती है, क्या वो कभी यूज नहीं हो सकती? हो सकती है। कब हो सकती है? जब हस्बैंड और वाइफ के बीच ही प्रोसीडिंग, जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाए, तो उसमें उन लोगों द्वारा एक दूसरे को बताई गई बात को बताने का अधिकार हो जाएगा और वो एडमिट भी किया जाएगा। दूसरी चीज कि अगर ये इनको बता रहे थे और किसी थर्ड पार्टी ने, किसी थर्ड पर्सन ने उस बात को सुन लिया, तो वो बता सकता है। उसके अलावा हस्बैंड वाइफ जो है बात तो नहीं बता सकते, लेकिन कंडक्ट के बारे में बता सकते हैं। कंडक्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस था। अब एक पर्सन पर चोरी का, मान लीजिए ए पर चोरी का आरोप लगाया गया, तो इसने आके अपनी चोरी करने के बाद अपनी वाइफ से क्या कहा, ये तो वाइफ नहीं बता सकती थी क्योंकि 122 के अंतर्गत तो प्रोटेक्टेड था। लेकिन वो आया, भूसे की कोठरी में गया, उसके बाद नहाया, उसने ये किया वो किया। कांडक्ट के संबंध में एविडेंस अलाउ हुआ और कांडक्ट के संबंध में एविडेंस दिया जा सकता है। और चौथी चीज क्या है कि जब फर्स्ट पर्सन ही, जिसकी बात है, वही वेव कर दे अपने इस राइट को, तो ऐसी स्थिति में उसकी बात को भी बताया जा सकता है। मैं फिर से इस सेक्शन को रिपीट करता हूं कि अगर हस्बैंड वाइफ में ड्यूरिंग मैरिज कोई कम्युनिकेशन हुई है, तो उस कम्युनिकेशन को बताने के लिए कोर्ट न तो उनको कंपेल कर सकता है और न ही कोई पार्टी अगर अपनी इच्छा से बताना भी चाहे तो उसको एडमिट भी नहीं किया जाएगा। ये है 120। लेकिन इस बात के 4 अपवाद हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में ही डिस्प्यूट हो जाए, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे की बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात कि वो लोग अगर कोई बात कर रहे थे और किसी थर्ड पर्सन ने उनकी बात को सुन लिया हो, तो वो कोर्ट को जाके वो बात बता सकता है, उसके सामने प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं रहे। तीसरी बात, हस्बैंड और वाइफ अपने दूसरे स्पाउस के कंडक्ट के संबंध में बात कर सकते हैं। क्या कहा ये नहीं बताएंगे, लेकिन क्या क्या किया ये बता सकते हैं। और लास्ट में, जिस पर्सन की प्रिविलेज है वो अपनी प्रिविलेज को वेव कर सकता है, तो इसलिए वहां पे भी उसका महत्व हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको 122 में मिलेंगी। 122 के बाद 123 और 124, ये 2 सेक्शन हैं जो स्टेट से संबंधित है, स्टेट की कम्युनिकेशन से संबंधित। अब यहां पर एक अक्सर क्वेश्चन आपको आता है, सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स। सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स करके एक मैगजीन है, और ये मैगजीन पूछी जाती है अक्सर कि कौन से सेक्शन पर बेस्ड है। तो वो कौन से सेक्शन पर है? 123। इसको हिंदी में कहते हैं
कि लोक कल्याण ही सर्वोच्च विधि है। ये किस सेक्शन पर? तो 123 में। 124 उसी से संबंधित है। फिर उसके बाद 125 आप जान ही रहे हैं कि पुलिस या रेवेन्यू ऑफिसर, पुलिस या रेवेन्यू ऑफिसर, अगर इन लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट की है तो कहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की ये बताने के लिए उनको कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, पुलिस या रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि कहां से आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और इसी वजह से पुलिस मार के कोई चीज उगलवा लेती है और फिर उसके बाद उससे तो पूछा नहीं जाएगा। सेक्शन 126 ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन सा बेटा, कौन सा डिस्कस डिटेल में करें रितु? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है? 126 में है और ये कहता है कि जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट है और उस क्लाइंट ने अपने लॉयर से जाके कोई बात बताई है तो क्या लॉयर उस बात को कोर्ट से बता सकता है? तो जी नहीं, ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। अरे उसमें डिटेल की कहीं कोई जरूरत ही नहीं बेटा, वो 123 में सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा, या तो 123 की मार्जिनल हेडिंग पूछे या सेलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स पूछ दे कि किस सेक्शन पर। तो उसमें अननेसेसरी दिमाग खर्च करने की क्या जरूरत है। तो क्लाइंट ने अगर लॉयर से कोई बात कही है अपनी तो वो लॉयर क्या किसी को बता सकता है? तो नहीं, जनरली नहीं बता सकता। हाँ, तो अब जैसे कि इन क्लाइंट ने अपने लॉयर से जैसे जाके बताया कि हमने ये ऑफेंस किया है और आप हमको बचा लीजिए, ये कम्युनिकेशन 126 के अंतर्गत संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, इसको ये नहीं बता सकता। लेकिन क्लाइंट अगर ये जाके कहे कि मैं एक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर एक प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना चाहता हूं, आप उसमें मदद करेंगे, ये चीज बस प्रसिद्ध, बस मेंस के पर्पज में थोड़ी, मेंस के पर्पज के लिए थोड़ी ना 123 है बेटा, 123 नहीं आता मेंस में। मैं क्या कह रहा था अभी? हाँ, कि मैंने ऑफेंस किया है और मैं जो है इस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उस प्रॉपर्टी को पाना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। ये इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि ये किसी ऑफेंस को करने के लिए है, ये नहीं होगा प्रोटेक्टेड। इसी तरीके से दूसरी एक बात यह है कि जब वकील और क्लाइंट का एक रिलेशन बन गया, रिलेशन बनने के बाद अगर कोई फ्रॉड या कोई ऑफेंस किया जाएगा तो वो भी सेक्शन 26 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं। नमस्ते श्रीकांत। अगर कोई इंफॉर्मेशन क्लाइंट द्वारा अपने लॉयर को दी जाती है और लॉयर उस बात को बता नहीं सकता, किसी को कोर्ट के सामने कंपेल नहीं तो किया जा सकता है और न वो खुद से भी बताना चाहे तो उसको बताने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ये कहे कि मैं एक प्रॉपर्टी पर या मैं ये ऑफेंस करना चाहता हूं, आप मेरी उस ऑफेंस को करने में मदद करिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे विद्वान हैं और लॉ को जानते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड नहीं है इनके अंतर्गत। दूसरी बात ये कि जब एक बार लॉयर और क्लाइंट का रिलेशन बन गया तो रिलेशन बनने के बाद जो ऑफेंस होगा वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, उसको बता सकता है। अब इस बात को जब आप बेयर पढ़ते हैं, चूंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेयर की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसमें। जैसे जो अभी हमने बात बताई उसके लिए एग्जाम्पल नंबर ए पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर ए पढ़ लीजिएगा, जरूर आपके काम में आएगा वो। और
एग्जाम्पल नंबर बी भी पढ़ लीजिएगा इसका 126 का क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा। ये दोनों बात चीज है कि अगर एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाने के बाद फ्रॉड किया जाएगा तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 127 कुछ खास नहीं है, बस कॉपी पेस्ट 126 को कर देना है। ये कहते हैं जो ट्रांसलेटर होते हैं ना या इंटरप्रेटर होते हैं, माने किसी बात को इंटरप्रेट करते हैं, तो जो ट्रांसलेटर हैं उन पर भी 126 लागू, माने वो भी कोई बात सुनेंगे तभी तो ट्रांसलेट करेंगे, वो भी उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। 128 कहता है कि कोई पर्सन अगर खुद ही अपने प्रिविलेज को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ नहीं सकता। नमस्ते पंकज। कोई अगर पर्सन अपने प्रिविलेज को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ नहीं सकता। 128 ये बात। जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, ये हस्बैंड है और उनकी वाइफ ने उनसे कोई बात बताई, क्या कोर्ट तो इन्हें कंपेल नहीं कर सकता बताने के लिए? तो क्या ये अपने प्रिविलेज को छोड़ सकते हैं, माने ये कि अपनी इच्छा से बता सकते हैं? तो इसका भी जवाब होगा नहीं। न तो इन्हें कंपेल किया जा सकता है और न ही अपनी इच्छा से ये अपने विशेषाधिकार को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 128 में ये बात आ जाती है। उसके अलावा 129 जो बात करता है, 129 बात करता है लीगल एडवाइजर की, कि जो बात 126 के लिए है वो चीज 129 के लिए भी होगी। वकील से आप बात करते हैं चाहे लीगल एडवाइजर से जो बात करते हैं वो भी प्रोटेक्टेड होगा उसी तरीके से। सेक्शन 130 बात करता है कि जो उसका पार्टी नहीं, जो मान लीजिए ये पार्टी हो गई, ये पार्टी, और ये पार्टी नहीं है लेकिन किसी प्रॉपर्टी के संबंध में डिस्प्यूट है, उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है ये पर्सन, मान लीजिए सी नाम का पर्सन, और इसके फेवर में ये प्रॉपर्टी लीज की गई है, झगड़ा उस प्रॉपर्टी को लेकर और बी के बीच में। तो ऐसी स्थिति में ये पार्टी नहीं भी है तब भी इसे उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट है पेश करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। उसके अलावा 131 ये बात कहता है कि जैसे डॉक्यूमेंट इनका है पोजीशन में बी के, सी के साथ इनका झगड़ा है, समझ रहे हैं ना? ए का डॉक्यूमेंट है, पोजीशन में है बी के, और सी से इनका डिस्प्यूट चल रहा है और सी का। ऐसी स्थिति में अगर इनके पास डिनाई करने का राइट है तो इससे जब कहा जाएगा बताने के लिए तो इसे भी डिनाई करने का राइट है, क्योंकि एक्चुअल में बी ने ए के ही बिहाफ पे यही द्वारा अथॉराइज है वो डॉक्यूमेंट रखने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट बी के पास भले है लेकिन एक्चुअल में अथॉराइज तो ए ने ही किया है। तो इसलिए अगर उस डॉक्यूमेंट को पेश करने से ए डिनाई कर सकता था तो उस डॉक्यूमेंट को पेश करने से बी भी डिनाई कर सकता है। 131 की यही बात है। 132 इंपॉर्टेंट है और ये कहता है कि अगर कोई पर्सन का मतलब विटनेस, अगर किसी विटनेस से कोई सवाल किया जाता है तो सिर्फ इस नाते कि वो जवाब देगा तो अपराध में फंस जाएगा, उत्तर देने से वो मना नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां पे आप कहेंगे कि आर्टिकल 20 के क्लास 3 का प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगा। आर्टिकल 20 के क्लास 3 का प्रोटेक्शन एक्यूज्ड के लिए है, विटनेस के लिए नहीं। और 132 जो प्रोविजन है वो विटनेस के लिए है, एक्यूज्ड के लिए नहीं। तो इसलिए उसे 20(3) का संरक्षण नहीं मिलेगा और जिस क्वेश्चन का आंसर उसे देना चाहिए उसे देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देगा तो आईपीसी के सेक्शन 179 के अंतर्गत वो पनिशमेंट का पात्र होगा। तो इसलिए जो आंसर देना चाहिए उसे देना पड़ेगा। लेकिन अब वो जो आंसर देता है उससे अगर किसी अपराध में फंसता दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर उस बात के लिए कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर उसने झूठ बोला तो फॉल्स
एविडेंस देने के लिए उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई विटनेस जिसे कोई क्वेश्चन कोर्ट से पूछ रहा है, चाहे कोई अपोजिट का वकील पूछ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर उसको देना चाहिए उसका आंसर वो देने से मना नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा। भले ही उसका आंसर देगा तो अपराध में फंस जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर देगा अगर अपराध में फंस भी रहा है तो उसको उस पर उसके आंसर के आधार पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके ऊपर नहीं चलाई जाएगी। लेकिन अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अच्छा, ठीक है बेटा। तो 306 में पार्डन किया जाता है ना, 306 में तो पार्डन किया गया है ना उसके लिए कि तुम जो है उसको दो और जितनी जानकारी है उसको बताओ, और अगर तुम जो है सही सही बता दोगे तो हम तुमको माफ कर देंगे। वो जो है सही सही नहीं बताता तो उसको जो है उसके खिलाफ वो अपराध भी चलता है और फॉल्स एविडेंस के लिए कार्रवाई भी चलती है। फॉल्स एविडेंस देने के लिए कार्रवाई तो यहां भी चलेगी। यहां तो कही रहा है कि बोलने के आधार पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, लेकिन नहीं बोलोगे तो आईपीसी का 179, बोलोगे और झूठ बोलोगे तो फॉल्स एविडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 133 वो प्री के लिए तो है ही, मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 133 एकम्प्लिश यानी सह अपराधी। बहुत सारे बच्चे सह अपराधी और सह अभियुक्त में कंफ्यूजन रखते हैं, ऐसा नहीं है। एकम्प्लिस और को एक्यूज्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर एज ए विटनेस ही किया जाता, किसका वायलेशन? वहां विटनेस के रूप में 306 में थोड़ी ना बेटा देता, वो देता है कंप्लिस यानी एक अपराधी के रूप में वो स्वीकार करता है और अपराधी की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। यहां बात 132 की है और 132 टोटली विटनेस की बात करता है, एक्यूज्ड की बात नहीं करता है। एकम्प्लिस और को एक्यूज्ड, ठीक है, एकम्प्लिस और को एक्यूज्ड। अब एकम्प्लिस कौन होता है, को एक्यूज्ड कौन होता है? एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो अपराध करने में किसी भी तरीके से हेल्प किया रहता है, उसमें पार्टिसिपेट किया रहता है, वो एकम्प्लिस है। को एक्यूज्ड कौन है? को एक्यूज्ड के लिए अपराध में उसकी भागीदारी थी या नहीं थी वो तो सेकेंडरी चीज है। उसका सेम ऑफेंस के लिए सेम ऑफेंस और ज्वाइंट ट्रायल, एक ही अपराध के लिए जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ ट्रायल होता है तो वो को एक्यूज्ड कहलाते हैं। उन्होंने ऑफेंस किया है साथ में या नहीं किया है ये मैटर नहीं करता। लेकिन एकम्प्लिस जो होता है वो अपराध करने में भागीदारी होती है। दोनों में मूल अंतर ये होता है कि एकम्प्लिस शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब आफ्टर कन्विक्शन, अपराध के साबित होने के बाद ही किसी व्यक्ति को अपराधी कहा जाएगा, उससे पहले वो सिर्फ एक्यूज्ड रहता है। तो अपराध साबित होने से के बाद एकम्प्लिस और साबित होने से पहले एक्यूज्ड होता है। तो ये बड़ा अंतर है, इसको आप समझिएगा। तो एकम्प्लिस के बारे में है कि अगर एकम्प्लिस कोई एविडेंस देता है तो क्या उसके आधार पर कन्विक्शन हो सकता है क्या? तो इसका है कि ये 133 कहती है बिल्कुल, को एकम्प्लिस भी कॉम्पिटेंट विटनेस है और कोई भी कन्विक्शन सिर्फ इसलिए इलीगल नहीं हो जाएगा कि वो एकम्प्लिस के अनकोर्बोरेटेड एविडेंस के आधार पर कन्विक्शन किया गया है। मैं बता देता हूं, 133 बात करता है 133 बात करता है एकम्प्लिस के बारे में, और एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो ऑफेंस में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट किया रहता है, और को एक्यूज्ड जो होता है वो
उसका ट्रायल एक ऑफेंस के लिए एक से अधिक लोगों का ट्रायल एक साथ किया जाता है, तो कोई एक्यूज होते हैं। शब्द जो प्रयोग किया जाता है एक्यूज और एकम्प्लिस, एकम्प्लिस आफ्टर कन्विक्शन होता है और एक्यूज बिफोर कन्विक्शन होता है। तो एकम्प्लिस के कॉम्पिटेंट विटनेस है कि नहीं है, ये बात 133 बताता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, बिफोर कन्विक्शन कोई एक्यूज रहता है। अब ये क्या कॉम्पिटेंट विटनेस है कि नहीं है, तो बिल्कुल कॉम्पिटेंट विटनेस है। ये बात 133 कहता है कि कोई भी कन्विक्शन इसलिए सिर्फ इलीगल नहीं हो जाएगा कि ये एकम्प्लिस के अनकोर्बोरेटेड एविडेंस के आधार पर किया गया। यानी कि उसमें लिखा होगा 133 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सह अपराधी सक्षम साक्षी है और कोई दोष सिद्धि सिर्फ इस नाते अवैध नहीं हो जाएगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर की गई, मतलब कॉम्पिटेंट विटनेस है। लेकिन वहीं पे हम लोग जब सेक्शन 114 का एग्जाम्पल नंबर बी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसके संपुष्टि नहीं कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जो एकम्प्लिस है वो विश्वास का पात्र नहीं है, तो इसलिए जब एकम्प्लिस के एविडेंस के आधार पर कोई कन्विक्शन करना हो तो उसे अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोर्बोरेट कर लेना चाहिए, यही ठीक रहेगा। हाँ सुलेखा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ केसेस हैं, जो कि एकम्प्लिस के संबंध में वो प्री में भी आपको प्री में भी पूछ सकता है। और वो केस है डगडू, सुना होगा आप लोगों ने, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस है। उसके अलावा इसकी केस एक तो होगी आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, की केसेस तो देखिए इसमें बहुत सारी हैं। रामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की भी केस होगी, उसके अलावा पियारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की भी केस होगी। केसेस हैं, लेकिन प्री के पर्पज के लिए डगडू का केस याद कर लीजिए, आर के डालमिया की केस याद कर लीजिए, ये दो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है आपसे। हाँ मतलब देखिए, एविडेंस एक्ट मना नहीं करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, कोर्पोरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही भरोसेमंद आदमी नहीं, तो इसके बाद के आधार पर किसी को कन्विक्ट करना ठीक थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप जानते हैं 134 नंबर ऑफ विटनेसेस, कितने विटनेसेस होने चाहिए किसी बात को साबित करने के लिए? कोई संख्या जरूरी नहीं है। एक विटनेस के आधार पर भी कन्विक्शन हो सकता है और 50 विटनेस के आधार पर भी कन्विक्शन, अगर वो विश्वसनीय नहीं है तो नहीं होगा। चलिए 135 से लेके 166 तक जो है चैप्टर नंबर 10 होगा और ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करेगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करेगा। ये कहता है सेक्शन 135 क्या बात करता है? ये कहता है कि अगर सीपीसी या सीआरपीसी में बताया गया है, प्रोसीजर बताया गया है, एग्जामिनेशन का क्रम बताया गया है, तो उसी क्रम में होगा। लेकिन जहां नहीं हो बताया गया है वहां अपने दिमाग का प्रयोग करेगी कोर्ट दिमाग का प्रयोग करेगी कि कैसे एग्जामिनेशन करना है, किस क्रम से एग्जामिनेशन करना है, वहां पे कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करेगी। सेक्शन नंबर 136 जो बात करता है वो ये कहता है कि कौन सी चीज एक्सेप्ट की जाए, कौन सा एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाए, ये कोर्ट तय करेगी। ये कोर्ट तय करेगी कि कौन सा एविडेंस हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसमें यह भी कहा गया है
कि अगर कोई विटनेस कोई एविडेंस लेके आता है तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि भैया अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो इस मामले से ये कैसे रिलेवेंट होगा, बताइए। तो अगर वो एक्सप्लेनेशन सही देता है तो कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है। 137, हाँ सुलेखा, सब्सक्रिप्शन पर नहीं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। सेक्शन 137, 137 क्या बताता है? डेफिनेशन बताता है। सारी एग्जामिनेशन जो होंगी उनके डेफिनेशन, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होगी, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन क्या होगा, और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा। तो एग्जामिनेशन इन चीफ वो होता है कि जो बुलाता है वही जो एग्जाम करता है, वो एग्जामिनेशन इन चीफ। और जो बुलाता है उसका अपोजिट पार्टी जब उसका एग्जामिनेशन करता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो बुलाता है वही जब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर से उसका एग्जामिनेशन करता है तो वो री एग्जामिनेशन होता है। ये 137 बताता है। सेक्शन 138, ये एग्जाम प्री के लिए पेटेंट है। क्रम क्या होगा एग्जामिनेशन का, कहां बताया गया है, क्रम क्या होगा 138 बताता है। बस यही क्वेश्चन इसमें होगा। फिर उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन और होता है यहाँ पर 138 से कि क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बताता है कि जो क्वेश्चन रिलेवेंट तो होने ही चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे गए हों उसी से संबंधित। ये बात को ध्यान रखिएगा प्री के लिए कि एग्जामिनेशन इन चीफ में, अरे क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो रिलेवेंट हो। रिलेवेंट नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। लेकिन उसके अलावा क्या है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन या उसी से संबंधित क्वेश्चन हो, ये जरूरी नहीं। तो 138 का सेकेंड पैरा होगा, वो आप देख लीजिए। उसके बाद ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को, सेक्शन 139 कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया गया, डॉक्यूमेंट केस पेश करने के लिए बुलाया गया है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा कि बुलाया हमने किसी पर्पज के लिए और काम हमने क्रॉस एग्जामिनेशन का कर लिया। नहीं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन तभी होगा जब उस पर्सन को विटनेस के रूप में बुलाया गया। यहां पे डॉक्यूमेंट पेश करने वाले व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। सेक्शन 140 बात करता है कि जो कैरेक्टर का एविडेंस देता है, जो कैरेक्टर का एविडेंस देता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। ये प्री का ये सब क्षेत्र है, समझ लीजिए। 139 हो चाहे 140 हो, ये सब प्री के एरिया हैं। तो जो कैरेक्टर का एविडेंस देता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। अब देखिए यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 139 के अंतर्गत क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, 140 के अंतर्गत हो जाएगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बुलाया गया उसका नहीं होगा, लेकिन जो कैरेक्टर का एविडेंस देता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 141, 142, 143 पढ़ना है। ये 3 सेक्शन पढ़ने हैं। और ये सेक्शन क्या कहते हैं, 141 जो बात करेगा वो बात करेगा डेफिनेशन की। 141 किसकी बात करेगा, डेफिनेशन की, यानी लीडिंग क्वेश्चन क्या है ये बताएगा 141। और
लीडिंग क्वेश्चन क्या है ये बताएगा। और क्या है लीडिंग क्वेश्चन? कहता है कि एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इन इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चन। यानी कि लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं कि जब किसी पर्सन से पूछा जाता है और उसका जवाब वो यस या नो में ही दे सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्या आपका नाम फला व्यक्ति नहीं है? लीडिंग क्वेश्चन है। क्या आप इस जगह नहीं रहते हैं? ये लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन। अब पूछा कब जा सकता है? पूछा कब जा सकता है और पूछा कब नहीं जा सकता, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पूछा कब जा सकता है? तो ये कहता है सेक्शन 143 कि क्रॉस एग्जामिनेशन में तो बेधड़क पूछा जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चन 143 कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि भाई क्या एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता? तो एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन करती है तो नहीं पूछा जा सकता। कैसे पूछा जाएगा? अगर ऑब्जेक्शन करेगी तो कोर्ट की परमिशन से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में अगर आप अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो कोर्ट की परमिशन से ही पूछा जा सकता है, बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं पूछा जा सकता। अब प्रश्न ये है कि अगर कोर्ट से परमिशन ली जाए तो कोर्ट परमिशन कब देगा? तो कोर्ट परमिशन कब देगा इसकी बात सेक्शन 142 में ही बताई गई। और वो ये कहता है कि अगर वो इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं, इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं या अनडिस्प्यूटेड हैं, या फिर सफिशिएंटली प्रूव्ड है। अगर ऐसे क्वेश्चन को पूछने की अनुमति कोर्ट से मांगी जाती है तो कोर्ट ऐसे मामलों में अनुमति देगा, वो मना नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड और ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ऐसे क्वेश्चन के संबंध में वो कोर्ट जो है परमिशन देगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि टाइम हम लोगों का अब ज़्यादा हो रहा है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं तो आगे की चीज़ों की चर्चा करेंगे हम लोग। और मैं सीआरपीसी एविडेंस की बात करा दूंगा आप लोगों की। और उससे पहले सीआरपीसी करने से पहले 2 सेट कम से कम मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा दूंगा उसी पर्पज के लिए, यानी वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से। ठीक है, थैंक यू। परिचयात्मक। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।